नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स की डेली क्लास यहाँ पर चलती है। तो आज का ये क्लास है 590वां क्लास और आज के इस वीडियो में 3 जून 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, जो मुख्य रूप से बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार से संबंधित सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए समान रूप से ये उपयोगी होने वाला है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इसकी कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बतलाया था इसका राइट आंसर होगा मौसम विहार नामक एक एप्लीकेशन अभी हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से मौसम का जो अनुमान है वो 5 दिन पहले लग जाएगा और ऐसा पहल करने वाला या फिर ऐसा ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको कल वाले वीडियो में दिया था, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि डेली सुबह आधा घंटा समय निकालकर करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। नो डाउट यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी प्रकार की करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसी दिशा में हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है। तकरीबन 3 घंटे का ये वीडियो है जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है, जो कि टॉप 280 प्रश्न इसमें हमने शामिल किया है। विगत 12 महीने के सिलेक्टेड प्रश्नों का यह संग्रह है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, ये आपकी तैयारी का आकलन करेगा कि पिछले 12 महीने में जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है वो किस आधार पर आपकी तैयारी है। तो इस वीडियो को देखकर खुद से आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीता है। और बताएं कि इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि कुछ समय पहले भी हमने इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा किया था। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की बात करें तो इसका जो शुभारंभ हुआ था ये 25 मई को हुआ है लखनऊ में, और इसका जो समापन हुआ ये 3 जून 2023 को वाराणसी में, यानी कि आज। अब यहाँ पे हमारा इसमें अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा या फिर किया गया, जिसमें राजधानी लखनऊ, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है यहाँ पर, और साथ साथ गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा, इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बात करें तो जिसमें बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसके तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की रोइंग टीम को 500 मीटर सिंगल स्कल में दीपांशु कुमार सिंह को कांस्य पदक अर्थात तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बात करेंगे, चूंकि चर्चा हुई रोइंग टीम, अर्थात ये रोइंग क्या है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि रोइंग एक खेल है जिसमें एक नाव को उसके साथ जुड़े हुए पतवार की मदद से आगे बढ़ाना होता है। तो इसी खेल में अभी हाल ही में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अब यहाँ पर रोइंग की जो हमने चर्चा किया, इस तस्वीर को भी देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक नाव होती है और उसी में ही पतवार लगा होता है जिसके माध्यम से नाव को आगे बढ़ाना होता है। आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। हालांकि इसी तरह का एक मिलता जुलता प्रश्न हमने आपको कुछ समय पहले बतलाया था, जिसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। ये ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के बारे में जानकारी था। ये 10वां ड्रैगन बोट प्रतियोगिता जो कि मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में आयोजित हुआ था, और इसके विजेताओं के बारे में जो जानकारी हमने दिया था वो आपके समक्ष है। जैसे कि पुरुष वर्ग में उत्तराखंड को गोल्ड अर्थात स्वर्ण पदक मिला, झारखंड को सिल्वर और जम्मू एंड कश्मीर को ब्रॉन्ज। बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो महिला वर्ग में बिहार ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। जबकि हम बात करें मिक्स इवेंट की तो मिक्स इवेंट में भी बिहार ने गोल्ड अर्थात स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ये वो कंप्लीट सूची है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, लेकिन मूल रूप से आप ये ध्यान रखिए ये 10वां राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता थी जो कि मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में अभी हाल ही में आयोजित हुई थी। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय के शिक्षक भावुक शर्मा का चयन आईआईटी दिल्ली में समर फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप के लिए हुआ है, जिसके तहत वे भारतीय मानसून पर अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है वे पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक या फिर प्रोफेसर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए, पटना विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र विभाग के शिक्षक भावुक शर्मा का आईआईटी दिल्ली में समर फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप के लिए चयन किया गया है। दरअसल यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे उन्हें 2 महीने तक आईआईटी दिल्ली में रहकर शोध करने का मौका मिला है और इस फेलोशिप में भावुक शर्मा आईआईटी दिल्ली के सीनियर फैकल्टी के साथ भारतीय मानसून पर अध्ययन करेंगे। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उनका जो चयन हुआ है अगले 2 महीने आईआईटी दिल्ली में रहकर जो शोध करेंगे वो किस विषय पर शोध करेंगे, तो यहाँ पर यह पॉइंट है कि मानसून जो भारतीय मानसून है इस पर वे अध्ययन करेंगे। और इसके तहत एक जानकारी ये भी ध्यान रखें जो बातें निकलकर सामने आई है कि इसके अतिरिक्त आईआईटी दिल्ली की मदद से भूगर्भ विभाग पटना विश्वविद्यालय को नए शोध कार्य में भी मदद मिलेगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से संबंधित है जो कि आपको नोट कर लेना है। और अगले पॉइंट की बात करें जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पर शामिल किया है, इसकी जानकारी हमने आपको हाल ही में दिया था कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में 10 मई 2023 को बेफिक्र नामक एक ऐप का शुभारंभ किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि अभी पिछले वाले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया था मौसम बिहार नामक एक ऐप लॉन्च किया गया। हालांकि दोनों का जो कार्य उद्देश्य है थोड़ा बहुत मिलता भी है। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है इस ऐप को यानी कि बेफिक्र नामक जो ऐप का शुभारंभ किया गया 10 मई 2023 को, तो इसे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने लॉन्च किया था। तो ये भी जानकारी नोट करने लायक है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार भारतीय हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान और प्रशिक्षक को बिहार एकलव्य खेल स्कूल का परामर्शी नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है यह है वी भास्करन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और प्रशिक्षक ओलंपियन वी भास्करन को बिहार के एकलव्य खेल स्कूल का परामर्शी बनाया जाएगा या फिर बनाए जाएंगे। और आपको ध्यान रखना इसकी जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने दिया है। चूंकि कल वाले वीडियो में हमने थोड़ी जानकारी आपको इससे संबंधित दिया था, वहां पर हमने आपको बताया था कि बिहार में 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। हालांकि ये 5 जगह कौन से हैं इसकी अभी स्पष्टता सामने नहीं आई है, तो जब भी निकलकर सामने आएगी वो जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिए कि 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे और इन 5 खेल विज्ञान केंद्र पर राज्य के खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे राज्य स्तरीय जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर बिहार को गौरवान्वित करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं हॉकी के बारे में। हॉकी चूंकि भारत का राष्ट्रीय खेल है तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। पहले भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हैं। जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वो सारी बातें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हॉकी की जो सर्वोच्च संस्था यह है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और भी इसके अतिरिक्त कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि प्रथम विश्व कप की बात करें तो प्रथम विश्व कप जो हुआ था बार्सिलोना में 1971 में हॉकी का, इसमें पाकिस्तान विजेता रहा था। और भारत की दृष्टिकोण से देखें तो भारत ने 1975 में पाकिस्तान को हराकर विश्व कप का खिताब जीता था। इसी प्रकार से कई सारे फैक्ट और भी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 8वें पॉइंट की बात करें तो पाकिस्तान ने हॉकी विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है, जबकि भारत केवल 1 बार 1975 में पाकिस्तान को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और भी कई सारे फैक्ट है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बारीकी से इसे समझ सकते हैं। नो डाउट यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, बर्मिंघम इंग्लैंड का पहला ब्रिटिश भारतीय लॉर्ड मेयर निम्नलिखित में से कौन चुने गए हैं। हाल ही का ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चमन लाल, जिन्हें आप यहाँ पर इस वाले तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ इनसे संबंधित तथ्यों की। तो हाल ही में भारतीय मूल के चमन लाल को इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर का पहला ब्रिटिश भारतीय लॉर्ड मेयर चुना गया है। दरअसल यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे चमन लाल के पिता होशियारपुर पंजाब के रहने वाले थे। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि मूल रूप से उनके पिता होशियारपुर पंजाब अर्थात भारत के रहने वाले थे। तो ये सारी बातें इस प्रश्न से संबंधित है कि भारतीय मूल के चमन लाल को इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर का पहला ब्रिटिश भारतीय लॉर्ड मेयर के रूप में चुना गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त कई और देशों में भिन्न भारतीयों को जो सम्मान मिला है, इस प्रकार का जो उपलब्धि हासिल हुई है, वो जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। नो डाउट यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। जैसे कि हम अगले पॉइंट की बात करें तो हाल ही में भारतीय मूल के सिख पार्षद जसवंत सिंह बिरदी इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स शहर
कोवेंट्री के नए लॉर्ड मेयर के रूप में चुने गए हैं। ये भी हाल ही का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने 15 मार्च 2023 को भारतीय मूल के रवि चौधरी को ऊर्जा प्रतिष्ठान और पर्यावरण के लिए वायुसेना के सहायक सचिव अर्थात असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है। और इसके साथ ही रवि चौधरी वायुसेना के सहायक सचिव के पद पर सेवा देने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त एक और भी है इंपॉर्टेंट कि जनवरी 2023 में अमेरिका में मनप्रीत मोनिका भारतीय मूल की पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है। ये सारे कुछ ऐसे फैक्ट हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे बर्मिंघम इंग्लैंड की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर 2022 में राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुआ था। आने वाले समय में यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो सभी चीज़ें हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात करें तो इसका आयोजन स्थल कहाँ था या फिर क्या था, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन तिथि की बात करें तो 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया गया। और किसी भी खेल को लेकर या फिर किसी भी संस्करण को लेकर जो इसका शुभंकर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो शुभंकर था यह था पेरी द बुल। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये शुभंकर था राष्ट्रमंडल खेल 2022 का। और 2022 वाला जो राष्ट्रमंडल खेल था ये इसका 22वां संस्करण था। भारत के कुल 215 एथलीट ने इसमें हिस्सा लिया था। और भारतीय पुरुष टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न हमने देखा कि कई बार एग्जाम में बने हैं। अगर हम बात करें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था, तो हॉकी टीम के कप्तान यानी कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को। और इस कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें भारत के दृष्टिकोण से, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते, जिनमें कि 22 स्वर्ण पदक और 16 सिल्वर अर्थात रजत और 23 ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक इसमें शामिल है। कुल मिलाकर 61 पदक भारतीय एथलीटों ने अपने नाम किया था। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। भारत के दृष्टिकोण से इस राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो टॉप 5 में भारत ने स्थान बनाया, जो कि काफ़ी बहुत एक अच्छी उपलब्धि है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों की तुलना में भारत के स्थान को देखें पदक तालिका में तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राष्ट्रमंडल खेल के क्षेत्र में भारत के संदर्भ में। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रक्षा निर्यात में 2013-14 से मौजूदा समय की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में ये रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर इसमें कुल मिला के 23 गुना अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रक्षा निर्यात ने करीब 23 गुना की वृद्धि दर्ज की है। दरअसल आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। और साथ ही आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि देश के रक्षा निर्यात ने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर यानी कि ऑल टाइम हाई को छूते हुए एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तो कुल मिलाकर ये 2 पॉइंट है जो कि आप ध्यान रखेंगे। अभी जो रिपोर्ट आई है रक्षा निर्यात भारत के दृष्टिकोण से देखें, भारत के संदर्भ में देखें तो इसमें 23 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि ऐसी ही एक रिपोर्ट के बारे में जो कि सीपरी की रिपोर्ट थी, ये जानकारी हमने कुछ समय पहले आपके साथ साझा किया था। सीपरी की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है भारत के संदर्भ में अगर इसे देखें तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिखा है कि हाल ही में वैश्विक संस्था स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सीपरी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनकर उभरा है। और सीपरी की इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत के हथियार और रक्षा उपकरणों के आयात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। और सीपरी की बात करें तो सीपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, पिछले 5 वर्षों की बात करें इस रिपोर्ट के आधार पर तो हथियार और रक्षा उपकरणों के आयात में, यहाँ पर हम आयात की बात कर रहे हैं, तो इसमें 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न में जो हमने आपको जानकारी दिया था कि भारत के रक्षा निर्यात में 2013-14 से मौजूदा समय की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिया गया। एक्चुअली में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें 23 गुना अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
तो दोनों में ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर बात हो रही थी इस रिपोर्ट के बारे में या फिर आयात निर्यात के बारे में, तो आयात निर्यात को लेकर जो नवीनतम डेटा है वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। वाणिज्यिक मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो सूची हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि भारत के 3 सबसे बड़े निर्यातक देश की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड हाल ही में पहुंचा है। ये ध्यान रखेंगे। इसी संबंधित यहाँ पर ये जानकारी ऊपर भी लिखा गया है। जबकि इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य कैटेगरी में बात करें आयातक देश की, भारत के 3 बड़े आयातक देशों में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर नीदरलैंड की चर्चा हुई है, तो नीदरलैंड से संबंधित हालिया करंट अफेयर्स के बारे में कुछ जानकारी हमने आपको दिया था कि स्टीफन मायबर्ग नीदरलैंड के क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त हाल ही में नीदरलैंड ने दुनिया में अपनी छवि को आसान बनाने के लिए हॉलैंड नाम को हटा दिया है। आप सभी जानते हैं कि नीदरलैंड को ही हॉलैंड नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दोनों नाम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन के कारण अभी हाल ही में नीदरलैंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर को हटा दिया, यानी कि देश का एक ही नाम रहेगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए नीदरलैंड ने यह पहल किया है। तो कुल मिलाकर ये भी आपको ध्यान रखना है। नीदरलैंड से संबंधित एक जानकारी यह भी है कि हाल ही में नीदरलैंड का हार्लेम शहर मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। ये शहर का नाम है हार्लेम शहर, जो कि नीदरलैंड का शहर है और इस तरह का पहल करने वाला यानी कि मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला ये दुनिया का पहला शहर है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये हेग नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। आप यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्यालय है इसका भवन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। फिलहाल अब यहाँ पर इन सब बातों को छोड़ते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी या फिर बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अगर पेड ग्रुप को हमारा ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की जो आप क्लास को फॉलो करते हैं वो सभी PDF फाइल आपको 5 बजे सुबह में, प्रत्येक दिन 5 बजे सुबह में आपको यहाँ पर पेड ग्रुप में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। और साथ साथ इसी पेड ग्रुप में आपका मंथली और ईयरली नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रदान किया जाता है। साथ ही आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सिलेबस आधारित नोट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी आपको इसमें दिया जाएगा। और इसी कोर्स में आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए 40 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और इसके अतिरिक्त 20 सेक्शनल टेस्ट शामिल है। तो घर बैठे सुनियोजित तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर करने की दिशा में आप इस पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है वो प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस भारतीय रेलवे जोन ने हाल ही में शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामांकन किया है। दरअसल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर रेलवे। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि भारतीय रेलवे के 18 जोनों में से एक उत्तर रेलवे जोन ने हाल ही में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने डीजल इंजनों के नाम शहीदों के नाम पर रखा है। इसके तहत आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से वीडियो व तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट में लिखा गया कि भारतीय रेलवे देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम करता है। तो इसी के तहत ये सारी बातें निकलकर सामने आई है कि उत्तर रेलवे जोन ने अभी हाल ही में डीजल इंजनों का नाम शहीदों के नाम पर रखा है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे चूंकि बात हो रही है उत्तर रेलवे की, तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें रेलवे की तो ऐसे में कई सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केबल आधारित भारत का पहला रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर तैयार किया जा रहा है। ये भारत का पहला केबल आधारित पुल है जो कि आपको ध्यान रखने के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कहाँ पर निर्मित हो रहा है या फिर किस नदी पर, तो जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि इस पुल को उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। साथ साथ एक जानकारी यहाँ पर अहम है, हमने आपको जानकारी दिया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है और इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है ये 1507 मीटर है। अगर आपसे अब एग्जाम में प्रश्न पूछ जाए कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हुबली में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई है ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इसकी लंबाई है 1507 मीटर, जो कि कर्नाटक के हुबली में इसका उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पे चूंकि बात हो रही थी रेलवे की, तो भारत में जो रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है उनमें से एक है पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि बिहार के हाजीपुर में इसका मुख्यालय है
और ये बिहार के संदर्भ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर सभी पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी और इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जाता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। ये बहुत बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में ये प्रश्न, तो इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है, जिनमें कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। ये 5 रेल मंडल इस जोन के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये 7वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति यानी कि जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी को मंजूरी दिया है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसकी मंजूरी अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। किसी भी विकल्प में हमें महाराष्ट्र नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति को अभी हाल ही में मंजूरी दिया है। ये संबंधित है, आई नामक जो लिंग समावेशी पर्यटन नीति है ये महाराष्ट्र संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अभी हाल ही में इसे मंजूरी दिया है। इसके साथ ही राज्य के कुछ पर्यटन स्थलों पर या फिर पर्यटन स्थलों से महिला बाइक टैक्सी जैसी सेवा शुरू करने की भी घोषणा की गई। ये सारी बातें अभी दोनों इसी से संबंधित है। हालांकि महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी 2 से 3 दिन पहले भी हमने आपको दिया था कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में शासन आपल्यादारी अर्थात आपके द्वार पर सरकार नामक एक पहल की शुरुआत की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सातारा जिले से की थी और इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। इसी उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शासन आपल्यादारी अर्थात आपके द्वार पर सरकार नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। तो ये सारी बातें महाराष्ट्र से संबंधित है। चूंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल अर्थात गवर्नर यह है रमेश बैस और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36, राजभाषा है मराठी और यहाँ के राज्य के पशु हैं भारतीय विशाल गिलहरी। राज्य के पक्षी की बात करें तो पीले पैरों वाला हरा कबूतर। राज्य के फूल हैं जरूल। राज्य के खेल महाराष्ट्र का है कबड्डी और राज्य के वृक्ष है आम। राजकीय खेल कबड्डी की बात करें तो ये बिहार का भी राजकीय खेल है। कबड्डी बिहार का भी राजकीय खेल है, ये सभी आप लोग जानते होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ये भी जानकारी आपको ध्यान रखना है। भले ही कबड्डी बिहार और महाराष्ट्र का राजकीय खेल है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखें, देश वर्ग में देखें तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI के लिए एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा गाजियाबाद में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको जानकारी दे दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI के लिए एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। मूल रूप से आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया और ये कहाँ किया गया। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, साथ ही इस अवसर पर ई लर्निंग ऐप खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन का भी शुभारंभ किया गया। शॉर्ट में इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं FOSTAC फास्टैग कहा जाता है, जो कि अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है मनसुख मंडाविया द्वारा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें FSSAI की अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की, तो यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने को FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग प्रदान की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खबरों का ये विषय था। आप ये ध्यान रखेंगे 2022 सितंबर महीने में ये कह सकते हैं 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने को। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट बिहार के संदर्भ में है कि जून 2022 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात FSSAI का चौथा फूड लैब बिहार के रक्सौल में शुरू किया गया था। ये बिहार के संदर्भ में ये पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। जून 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। FSSAI का जो चौथा फूड लैब है ये बिहार के रक्सौल में इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 90 प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राजा नोरोडम सिंह मोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नोरोडम सिंह मोनी
कंबोडिया के राजा हैं। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट है कि भारत और कंबोडिया के बीच वर्ष 1952 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे और कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के 70वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर कंबोडिया के राजा नोरोडम सिंहमोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं। दरअसल आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि 1963 में उनके पिता किंग नोरोडम सिंहानुक के भारत आने के बाद कंबोडिया के राजा की यह पहली यात्रा है। इनसे पहले 1963 नोरोडम सिंहामोनी के पिता नोरोडम सिंहानुक भारत अपनी आधिकारिक यात्रा पर आए थे और अभी हाल ही में जो 1952 में जो कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थापित हुआ था, इसकी 70वीं सालगिरह मनाई गई। इसी अवसर पर कंबोडिया के राजा नोरोडम सिंहमोनी भारत की यात्रा पर हैं। ये जानकारी आप यहाँ पर ध्यान रखना है और राष्ट्रपति भवन में उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस देश के राजा को गॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया, तो कंबोडिया के राजा नोरोडम सिंहमोनी को। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है कंबोडिया की, तो कंबोडिया का जो प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर है, इनसे संबंधित कुछ जानकारी हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है कि भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में ही है। जो महत्वपूर्ण मंदिर है उनसे संबंधित इस तरह के प्रश्न हमने देखा है कई बार एग्जाम में बने हैं कि जो मंदिर है उसका नाम के साथ आपको पूछा जाता है कि यह मंदिर किस देव को समर्पित है या फिर किस भगवान को समर्पित है। तो इसी दिशा में यह पॉइंट है कि भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध अंकोर वाट जो मंदिर है ये कंबोडिया में ही है, जिसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं सदी में कराया था और यह मंदिर परिसर करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको एक जानकारी ये दे दूं, राजा सूर्यवर्मा या फिर राजा सूर्यवर्मन, ये दोनों नाम आपको मिलेगा इस प्रकार से। इसका निर्माता संबंधित कई जगहों पर आपको मिलेगा राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, कई जगहों पर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। तो दोनों आपको ध्यान रखना एक ही है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं सदी में कराया था और यह मंदिर परिसर करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है। और अगर हम बात करें इस मंदिर की तो वर्ष 1992 में अंकोर वाट मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर की बात करें तो आप इसे तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये मंदिर के अंदर की कुछ झलकियां हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये काफ़ी विशाल मंदिर है। और जो जानकारी हमने आपको दिया कि प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, आप यहाँ पर ये तस्वीर में देख सकते हैं। इस मंदिर का ये मुख्य स्टेचू है, मुख्य मूर्ति है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भगवान विष्णु की ये मूर्ति है। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में देवी लोक महोत्सव आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका अभी हाल ही में जो आयोजन किया गया है ये किया गया मध्य प्रदेश, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और यहाँ पर कई सारे धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं जहाँ दूर दूर से घूमने के लिए पर्यटक आते रहते हैं। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर सलकनपुर मंदिर, जहाँ देश भर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब इस मंदिर में महाकाल लोक के तर्ज पर देवी लोक महोत्सव मनाया या फिर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है महाकाल लोक, ये क्या है इसकी जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था। अगर आप रेगुलर वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा श्री महाकाल लोक क्या है। ये जानकारी विस्तार पूर्वक हमने आपको दिया था। आसान भाषा में पुनः यहाँ पर हमने शामिल किया है कि केंद्र सरकार ने श्री महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के तहत महाकालेश्वर धाम यानी कि उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार कर रही है। इसे ही श्री महाकाल लोक कहकर पुकारा गया है। आई थिंक आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि केंद्र सरकार की श्री महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना जो है, इसके तहत महाकालेश्वर धाम यानी कि उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार किया जा रहा है। इसी को ही महाकाल लोक कहकर पुकारा गया है। दरअसल यहाँ पर हमने ये जानकारी आपके समक्ष रखा है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में श्री महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित किया। महाकाल लोक प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है लगभग 850 करोड़ रुपये है और 4 वर्ष पूर्व 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना, महाकाल लोक संबंधित है उज्जैन मध्य प्रदेश से। अब यहाँ पर फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन ये जानकारी ध्यान रखिए, अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो जो देखते हैं तकरीबन 4 से 5 हज़ार वीडियो में व्यू आता है डेली, यानी कि औसतन व्यू है 5000, लेकिन आप लोग लाइक करते हैं 200-300, ऐसा कैसे चलेगा। अगर आपको लगे कि वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आज के मैं इस वीडियो का आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। फिलहाल अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है।
तो ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर ये जानकारी विस्तार पूर्वक लिखी गई है कि तंबाकू के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत 1987 यानी कि 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO द्वारा किया गया था। और इस वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष 2023 की इसकी निर्धारित थीम है हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो से संबंधित आपको ध्यान रखना है। और जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज या फिर स्टडी नोट से संबंधित दिया या फिर करंट अफेयर्स के इस सीरीज से दिया, जहां से आप तमाम PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी छात्र घर बैठे रहकर सुनियोजित तरीके से तैयारी में लगे हैं, इस पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है वो आपको मिनिमम फी पे उपलब्ध कराया जाएगा इस पेड ग्रुप में। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे? इसकी संबंधित सारी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। हालांकि इस वीडियो में भी हमने थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में किया है। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर इसे जरूर विस्तार पूर्वक लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जाते जाते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। जो छात्र भी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि डेली बेसिस पर रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले इस वीडियो की सूचना आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।